हेलो दोस्तों, जीके टेक में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हम सांस कैसे लेते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आदि मानव सोचते थे कि जीना और सांस लेना एक ही बात है। इस विचार ने हमारी भाषा को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए लैटिन भाषा में सांस के लिए दो शब्द हैं, एनिमा और स्पिरिट। इसमें बने अंग्रेजी शब्द एनिमल और स्पिरिट के अर्थ अलग अलग हैं, किंतु मूलतः इन दोनों का अर्थ था सांस लेने वाला। कुछ सरल जीव तो बगैर सांस के भी जी सकते हैं। अधिकांश जीव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से निजात पा लेते हैं। जमीन पर रहने वाले बड़े जंतु काम के लिए कुछ विशेष अंगों यानी फेफड़ों का उपयोग करते हैं। हम अपनी पसलियों की गति से और सीने व कद्दर के बीच स्थित एक गुंबद नुमा मांसपेशियां, जिसे डायफ्राम या मध्यपाट भी बोला जाता है, के संकुचन से फेफड़ों को फुलाते हैं। जब डायफ्राम का संकुचन होता है तो वह नीचे की ओर झुका जाता है, जिससे उदर के अंदर की जगह कम हो जाती है, जबकि सीने के अंदर की जगह बढ़ जाती है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष डायफ्राम का उपयोग ज्यादा करते हैं। सांस लेना और छोड़ना। स्थिति 1 आराम की मुद्रा है। इसमें डायफ्राम ऊपर की ओर उठा हुआ दिख रहा है। स्थिति 2 में सांस खींची जा रही है। इसमें पसलियां मांसपेशियों की मदद से ऊपर की ओर उठ रही हैं और डायफ्राम नीचे की ओर खींचा जा रहा है। सांस छोड़ते समय फिर से स्थिति 1 को दोहराया जाएगा। गैसों का आदान प्रदान नाक या मुंह से प्रवेश करके श्वास नली से होते हुई वातावरण की हवा छोटी नलियों और छोटी नलियों अत्यंत महीन नलियों से होती हुई अंततः हवा से भरे इन बुलबुलों तक पहुंच जाती है। इसी तरह शरीर में घूम चुके खून भी बारीक होता जाते है। शिराओं में से होता हुआ इन हवा के बुलबुलों में इर्द गिर्द बैठे रक्तनलियों के जाल तक पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचकर खून कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। फिर यह ऑक्सीजन मुक्त खून हृदय में से होता हुआ धमनियों के सहारे फिर से शरीर के समस्त अंगों तक पहुंच जाता है। यदि सांस लेने से संबंधित मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो जाएं, तो भी सांस लेने का कार्य कृत्रिम फेफड़ों की मदद से चल सकता है। यह भी कतई जरूरी नहीं है कि सांस लेने व छोड़ने के लिए व्यक्ति अपने सीने की धौंकनी को फुलाता या पिचकाता रहे। सांस लेने छोड़ने का काम तो सीने को हिलाए डुलाए बगैर भी हो सकता है। इसके लिए व्यक्ति को एक स्टील के बर्तन में रख देना होगा, जिसके अंदर हवा का दबाव क्रमश कम ज्यादा किया जाएगा। 1 मिनट में लगभग 15 बार हवा के दबाव में 360 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का स्तर उतार चढ़ाव पर्याप्त होगा। व्यक्ति को जब ऐसे प्रकोष्ठ में रखा जाता है तो जल्द ही वह सामान्य अर्थों में सांस लेना बंद कर देता है। उसके फेफड़ों में हवा का फैलना दबना ही गैसों के आदान प्रदान के लिए पर्याप्त होता है। कितना हवा चाहिए फेफड़ों को? फेफड़ों की बनावट खूब स्पंजी होती है और इनकी सतह का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर के लगभग होता है। हवा व खून को अलग अलग रखने वाली झिल्ली अत्यंत महीन होती है। यह हमारे शरीर का सबसे दुर्लभ हिस्सा है। 7 में से तकरीबन एक व्यक्ति फेफड़े के रोग से मरता है। यह रोग किसी संक्रमण, धूल अथवा दोनों के मिले जुले प्रभाव से हो सकते हैं। वैसे फेफड़ों के पास अतिरिक्त गुंजाइश काफी होती है। कोई व्यक्ति एक ही फेफड़ों के सहारे भली प्रकार जी सकता है। फेफड़ों की अपेक्षा हृदय रोगों से ज्यादा लोग मरते हैं, किंतु इसका कारण यह है कि हृदय का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसके बगैर भी काम चल सके। यदि हृदय आधा हो तो शायद आप 5 मिनट भी नहीं जी पाएंगे। विश्राम करता कोई व्यक्ति प्रति घंटे लगभग 1 घन फुट ऑक्सीजन का उपयोग करता है। कड़ी मेहनत के दौरान यह खपत 10 गुना तक बढ़ सकती है। मनुष्य जितनी ऑक्सीजन की खपत करता है, उससे थोड़ी कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। जब सांस में ली जाने वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 3% से अधिक हो जाए तो हम गहरी सांस लेने लगते हैं। जब यह 6% से अधिक हो जाए तो हम बुरी तरह हांफने लगते हैं। इसका एक उदाहरण देखिए। यदि किसी पनडुब्बी में प्रति व्यक्ति 200 घन फुट हवा हो,
और सामान्य कामकाज करते समय व्यक्ति 1 घन फुट कार्बन डाइऑक्साइड प्रति घंटा उत्पन्न करे, और यदि इस कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से कृत्रिम ढंग से ना हटाया जाए तो 24 घंटे के अंदर उस पनडुब्बी के सारे लोग बुरी तरह हांफने लगेंगे। हमारे खून में अधिकांश ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक रूप से संयोजित रूप में रहती है। यदि आप 100 इकाई आयतन खून में पंप द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड निकालें तो लगभग 1820 इकाई आयतन ऑक्सीजन तथा 50 से 60 इकाई आयतन कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इसका अर्थ है कि 1 इकाई आयतन खून में लगभग उतनी ऑक्सीजन होती है जितनी हवा के 1 इकाई आयतन में। खून में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन नामक लाल रंजक से जुड़ जाती है। आप चाहे कितनी गहरी सांस ले या चाहे शुद्ध ऑक्सीजन ले, यह रंजक तो उतनी ही ऑक्सीजन जोड़ेगा। दूसरी ओर यदि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम हो जाए तो भी ऐसा नहीं होता कि यह रंजक कम ऑक्सीजन ले ले। कार्बन डाइऑक्साइड खून में मूलतः सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। चूंकि विभिन्न दुर्लभ अम्ल सोडियम के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए होता यह है कि यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा सांस लें तो आपके खून में से काफ़ी सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल भागती है। दूसरी ओर यदि आप ऐसी हवा में सांस लें जिसमें 7% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो आपका खून बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। दोनों ही स्थितियों में आपको अजीब लगेगा। यदि आप एक कुर्सी पर बैठकर गहरी गहरी सांसें जल्दी जल्दी लेने लगें तो संभव है कि 1 मिनट में आपकी उंगलियां में झुंझुनाहट होने लगे। यदि आप इसके बाद भी जारी रखेंगे तो शायद आपके हाथ पैरों में ऐंठन यानी क्रैम्प होने लगेगी। कुछ लोगों को इससे ऐच्छिक पेशियों में ऐंठन होने लगते हैं, और यदि इस लेख का प्रत्येक पाठक यह कोशिश करे तो 1-2 की मृत्यु निश्चित है। आपके शरीर के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है कि आपके खून व विभिन्न अंगों में सही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहे। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जहर भी है और जीवन की अनिवार्यता भी। सांस लेने छोड़ने का नियमन प्राय इस तरह किया जाता है कि खून में कार्बन डाइऑक्साइड का एक निश्चित स्तर बना रहे। जब व्यायाम के कारण खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो आप हाँफने लगते हैं। यदि इसकी मात्रा कम हो जाए तो आप धीमी गति से सांस लेने लगते हैं, और यह तभी सामान्य गति पर पहुंचती है जब कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य स्तर पर पहुंच जाए। सांस की गति का नियमन करने वाला एक कारक और भी है जो गति को तेज कर देता है। यह कारक है खून में ऑक्सीजन की मात्रा। जैसे ही यह मात्रा एक मानक स्तर से नीचे हो जाती है, सांस की गति तेज हो जाती है। किंतु नियमन का यह तरीका तभी क्रियाशील होता है जब आप अत्यंत कठोर परिश्रम करें। मस्तिष्क में पहुंचने वाले खून की लगातार जांच की जाती है। जांच का यह काम कुछ हद तक तो मस्तिष्क की कोशिकाएं स्वयं ही करती है, जबकि इसके लिए कुछ विशेष अंग भी होते हैं। यह अंग कैरोटिनॉइड धमनी में उपस्थित दाब मापियों के पास स्थित होते हैं। दरअसल सांस लेना व छोड़ना एक ऐसी क्रिया है जो खून के संगठन पर निर्भर है। वास्तव में सांस लेना व छोड़ना शरीर की उन कई सारी गतिविधियों में से एक है जो हमारी कोशिकाओं का अंदरूनी पर्यावरण एक सा बनाए रखने का काम करती हैं। क्योंकि सांस की क्रिया का अध्ययन सबसे आसान है, इसलिए इसका अध्ययन हुआ तथा इसने अन्य ऐसे क्रियाकलापों को समझने में मदद दी। रोचक बात यह भी रहता है जब हम अपने फेफड़ों का इस्तेमाल किसी और काम जैसे बोलने या गाने के लिए कर रहे होते हैं, आमतौर पर नियमन अचेतन स्तर पर चलता रहता है। किंतु यदि इसमें खलल पड़े, मसलन हम सांस रोक लें या 7% कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा में सांस लें तो हमें हवा की भूख लगती है। यह एक ऐसी अनुभूति है जो शरीर सबसे प्राथमिक मानता है। यह हमारे शरीर की आम कार्य प्रणाली है। जब तक हमारा शरीर ठीक ठाक काम करता रहे, हमारा दिमाग उस पर अधिक ध्यान नहीं देता। किंतु कुछ गड़बड़ होते ही उस ओर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाता है। कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं जिन्हें हमारी चेतना भली प्रकार पहचानती है,
हम जानते हैं कि हमें हवा, पानी या भोजन की कमी हो रही है। बदकिस्मती से हमें इस बात का भाव नहीं हो पाता कि हमें भोजन के लिए किसी खास घटक का अभाव हो रहा है, जैसे ट्रिप्टोफान या विटामिन ए। और इसी के साथ हम आ जाते हैं भोजन और पाचन के विषय पर। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।